हेलो दोस्त, 8 डिवीजन 0.1 में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जुलाई 1830 की क्रांति। हम देखें तो बहुत सारी क्रांति फ्रांस में हुई है, जिसमें एक मैं पहली क्रांति बताया था 1848, लेकिन ये है 1830 की क्रांति। इसके मुख्य बिंदु जो आपको हम बताने जा रहे हैं, इसका आप नोट्स बना सकते हैं। जुलाई 1830 की क्रांति। चार्ल्स दशम एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। यानी प्रतिक्रियावादी शासक मतलब कि जो कार्य पहले से किया गया उसके विपक्ष में काम करना, उसके विरुद्ध में काम करना ही प्रतिक्रियावादी कहलाता है। और निरंकुश जिसपे किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं लगा हो। यानी चार्ल्स दशम जो था एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था, जो फ्रांस में चल रहा है राष्ट्रीयता एवं जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का प्रयास किया। यानी जो चार्ल्स दशम था वो नहीं चाहता था कि राष्ट्रीयता की भावना यानी राष्ट्रवाद और जनतंत्रवाद यानी जनता की शासन को लागू किया जाए, चाहे जनता की शासन इस फ्रांस में आए, इसकी महत्व घट जाए, इसके लेकर उन्होंने इसकी जो मतलब भावनाएं थी इसको दबाने का अथक प्रयास किया। यानी जबरदस्ती लोगों के विरुद्ध इन्होंने क्या किया, नियम कानून बनाए जिससे इस क्रांति को दबाया जाए। दूसरा पॉइंट, इन्होंने अपने शासन काल में संवैधानिक लोकतंत्र में अवरोध उत्पन्न किए। संवैधानिक लोकतंत्र का मतलब होता है कि संविधान यानी नियम के अनुसार देश को चलाने का कार्य जिसके द्वारा किया जाता है उसे कहते हैं संवैधानिक लोकतंत्र, जिसका इन्होंने हमेशा विरोध किया है। अगला पॉइंट, चार्ल्स दशम ने पोलिगनेक, सेम इन्हीं की तरह यह व्यक्ति था। कौन? पोलिगनेक, जिसको उन्होंने प्रधानमंत्री बना दिया, जो एक प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। वो भी इन्हीं की तरह क्या करता था कि जो सिस्टम, जो नियम, जो कानून बना था उसके विरुद्ध में अपना कानून डालना, यानी जबरदस्ती किसी पे कोई चीज थोपा जाता हो। अगला पॉइंट, पोलिगनेक ने लुई 18वां द्वारा स्थापित नागरिक संहिता यानी जनता के लिए एक नियम, एक सिस्टम बनाया गया था, जिसके विरुद्ध में इसने क्या किया, अभिजात वर्ग यानी बड़े वर्ग यानी क्या कहते हैं पूंजीपति वर्ग का समर्थन किया। साथ ही साथ उनको विशेषाधिकार यानी विशेष तरह से उनको अधिकार से सजाया। यानी उनको सारे अधिकार किसको दे दिया, ये अभिजात वर्ग को इन्होंने दे दिया। बाकी वर्ग जो मध्यम थे, चाहे आप कह सकते हैं श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्ग, इनका उन्होंने कोई ख्याल नहीं रखा। अगला पॉइंट, उदारवादियों ने जिसको ये सारे अधिकार नहीं मिले थे, इन लोगों ने इस नियम को अपने विरुद्ध एक षड्यंत्र समझा और पोलिगनेक के विरुद्ध असंतोष प्रकट करके उन्होंने मोर्चा निकाला। लेकिन जब यह मोर्चा निकला तो चार्ल्स दशम ने क्या किया, क्योंकि सारा पावर तो इसी के पास था, इसने क्या किया कि 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश जारी किया, जिसके तहत उन्होंने उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया। यानी इनके द्वारा बनाए गए नियम को इन्होंने पूरी तरह से विध्वंस कर दिया और कहा कि इस अध्यादेश के जरिए इस शासन का संचालन किया जाएगा। अगला पॉइंट, इन अध्यादेशों के विरुद्ध पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई। यानी जब इन्होंने ये 4 अध्यादेश हटा दिए और अपना सिस्टम लागू कर दिया, अपना नियम लागू कर दिया, तो पेरिस में एक क्रांति की लहर दौड़ी। और यह क्रांति इतनी मजबूत हुई कि 28 जुलाई 1830 को फ्रांस में गृह युद्ध शुरू हो गया। यानी आंतरिक युद्ध जिस देश में शुरू हो जाती है, वह देश धीरे धीरे आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक इन सारी दृष्टियों से कमजोर होता जाता है। लोग असंतोष की भावना, अराजकता की भावना, भ्रष्टाचार की भावनाएं पूरी तरह से समाज में भर जाती है, जिससे देश के विकास में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। तो यह गृह युद्ध शुरू हुआ, जिसकी वजह से चार्ल्स दशम को लगा कि अगर हम फ्रांस में रहते हैं तो ये पूरी जनता हमें क्या करेगी, मार देगी। इसके लिए उन्होंने राजगद्दी को त्याग कर इंग्लैंड चले गए और इस तरह से बुर्बो राजवंश का अंत हुआ। और इस घटना ने जुलाई 1830 की क्रांति के नाम से हम जानते हैं। जो ये घटना घटी, इसे हम किस घटना के नाम से जानते हैं, जुलाई 1830 की क्रांति। यानी जब सरकार निरंकुश हो जाए और प्रतिक्रियावादी हो जाए, यानी अपना ही वर्चस्व सिर्फ जनता पे थोपना शुरू करे, इसी तरह की क्रांति शुरू होती है, जो कई वर्ष पहले फ्रांस में हुआ था। हो सकता है जिस देश में अगर इस तरह से भावनाएं फैलेगी तो बार बार ही क्रांति होगी। अतः इन स्पष्टों से हमें मालूम चलता है कि फ्रांस की क्रांति कितना इंपॉर्टेंट था। थैंक यू।